पशु प्रजनन या ब्रीडिंग ऑफ केटल्स। प्रजनन आवश्यक गुणों वाले नर व मादा का चयन कर उनसे संतति प्राप्त करना प्रजनन कहलाता है। इसका अर्थ यह है, नर और मादा पशु आपस में सहवास करते हैं जिससे संतान प्राप्त होती है, उसे ही कहा जाता है प्रजनन। इसकी क्रियाविधि देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो मादा पशु के अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है और नर पशु के वसण से शुक्राणु का निर्माण होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो युग्मक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को कहा जाता है निषेचन। युग्मक आगे जाकर भ्रूण में बदलता है और भ्रूण आगे जाकर संतान में बदलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रजनन का मेन उद्देश्य संतान प्राप्त करना। प्रजनन की प्रणालियाँ, प्राकृतिक प्रजनन और कृत्रिम प्रजनन दो प्रणाली है प्रजनन की। तो प्राकृतिक प्रजनन बढ़ जाता है, इसलिए प्राकृतिक प्रजनन में बीमारी लगने का भय बढ़ जाता है और गर्भधारण का प्रतिशत देखा जाए प्राकृतिक प्रजनन में तो वो होता है 50 से 60%। कृत्रिम प्रजनन देखते हैं तो मनुष्य द्वारा सांड से वीर्य एकत्र कर लिया जाता है और उपयुक्त वैज्ञानिक विधि द्वारा मादा के जननांग तक पहुंचा दिया जाता है। इसका अर्थ नर और मादा का कोई मिलन नहीं होता है, दोनों के शरीर का कोई संपर्क नहीं होता है, इसलिए बीमारी लगने का भय ना के बराबर होता है। इसलिए कृत्रिम प्रजनन में बीमारी लगने का भय कम होता है। गर्भधारण का प्रतिशत देखा जाए तो 65% कृत्रिम प्रजनन में गर्भधारण का प्रतिशत होता है। भारतीय पशुओं के लिए कृत्रिम प्रजनन प्रणाली सर्वोत्तम मानी गई है। महंगी प्रणाली है किंतु सर्वोत्तम भारतीय पशुओं के लिए मानी गई है। प्रजनन के उद्देश्य पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। इसका अर्थ है कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाना जिससे पशु कम से कम बीमार हो। पशुओं की शारीरिक वृद्धि बढ़ाना, पशु हष्ट-पुष्ट दिखे, पशु के सभी अंगों का उचित विकास हो। उत्पादन आयु बढ़ाना, गाय भैंस में दूध उत्पादन बढ़ाना और भेड़ बकरी में मांस उत्पादन बढ़ाना और लैंगिक समस्या और मृत्यु दर को घटाना। यह प्रजनन के मेन उद्देश्य है। प्राकृतिक प्रजनन की विधियाँ दो तरह की होती है, अंत प्रजनन और बहिः प्रजनन, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। अंत प्रजनन देखते हैं जब 6 पीढ़ी तक के संबंधित नर और मादा पशु सहवास करते हैं। इसका अर्थ है जो भी प्रजनन हो उसमें नर और मादा पशु होते हैं और वो नर और मादा पशु दोनों 6 पीढ़ी के अंदर के होने चाहिए। बहिः प्रजनन जब 6 पीढ़ी से अधिक अंतर वाले असंबंधित नर व मादा पशु सहवास करते हैं। इसका अर्थ है जो नर और मादा पशु सहवास करते हैं उनका 6 पीढ़ी तक कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दोनों नर और मादा पशु 6 पीढ़ी के बाद के होने चाहिए। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक पिता है और एक माता है, नर और मादा लिए, जिससे पहली पीढ़ी में इन दोनों के संतान प्राप्त हुई, एक बेटा और एक बेटी। फिर इस बेटे का अपनी माता से सहवास कराया गया तो दूसरी पीढ़ी प्राप्त हुई, दूसरी पीढ़ी में दोनों बेटे प्राप्त हुए। फिर इस बेटे का अपनी दादी से सहवास कराया गया, इस प्रकार तीसरी पीढ़ी प्राप्त हुई। इस प्रकार ये प्रजनन 6 पीढ़ी तक चलता है आपस में, तो इसे कहा जाता है अंत प्रजनन। और 6 पीढ़ी के बाद यानी 7वीं पीढ़ी से जो भी प्रजनन होगा वो कहलाएगा बहिः प्रजनन। अंत प्रजनन के प्रकार की बात की जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, सम प्रजनन और अंतर्वंश प्रजनन।
नर और मादा पहली पीढ़ी में बेटा और बेटी प्राप्त हुए, तो इन चारों के बीच जो भी प्रजनन होगा वो कहलाएगा संप्रजनन। जब बिल्कुल ही निकट के नर व मादा पशु सहवास करते हैं तो क्या कहलाएगा वो संप्रजनन। जैसे सगे भाई बहन ये जब दोनों सहवास करेंगे तो क्या कहलाएगा संप्रजनन। माँ और बेटे जब सहवास करेंगे तो क्या कहलाएगा संप्रजनन। पिता और बेटी जब सहवास करेंगे तो क्या कहलाएगा संप्रजनन। अब संप्रजनन को छोड़कर जितने भी प्रजनन 6 पीढ़ी के अंदर होते हैं वो आते हैं अंतर्वंश प्रजनन में। जैसे चचेरा भाई बहन, दादा पोती। लाभ देखिए संप्रजनन के तो समानता बढ़ती है। 6 पीढ़ी के अंदर के ही नर मादा है, कोई बाहर से तो नर और मादा पशु नहीं आए, इसलिए समानता बढ़ती है, विभिन्नता का कोई प्रश्न नहीं उठता। इससे जो संतान प्राप्त होती है अंत प्रजनन से वो शारीरिक क्षमता, उत्पादन क्षमता सब में निम्न गुणों वाली होती है। अर्थात गाय भैंस में दूध उत्पादन में कमी आ जाती है, भेड़ बकरी में मांस उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए उन्हें जब बाजार में बेचेंगे तो कुछ आर्थिक फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सिर्फ यह प्रायोगिक रूप से टेस्टिंग के लिए उचित विधि मानी गई है। अप्रभावी लक्षणों को प्रकट करने की सर्वोत्तम विधि, सांड 6 पीढ़ी के अंदर का ही है, वह अपने अप्रभावी लक्षण ही दर्शाएगा। कोई दूसरे प्रभावी लक्षण तो वह अपनी संतान पर नहीं छोड़ेगा। इसलिए अप्रभावी लक्षणों को प्रकट करने की सर्वोत्तम विधि देखी जाए तो अंत प्रजनन आती है। हानि अंत प्रजनन ह्रास या इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसका अर्थ है जो भी संतान प्राप्त होती है अंत प्रजनन से वो दूध उत्पादन क्षमता, गाय भैंस में दूध उत्पादन में कमी आ जाती है और भेड़ बकरी में मांस उत्पादन में कमी आ जाती है। और ये कमी आ जाती है, इसे ही कहा जाता है अंत प्रजनन ह्रास। अब देखते हैं बहिप्रजनन। तो बहिप्रजनन फिर 4 प्रकार का होता है। भिन्न संकरण, संकरण, क्रमोन्नति और प्रसंकरण। भिन्न संकरण, इसमें एक ही नस्ल का प्रयोग होता है, किंतु शर्त यही होनी चाहिए कि वो नस्ल 6 पीढ़ी के बाद की हो। इसलिए एक ही नस्ल के 6 पीढ़ी से अधिक अंतर वाले पशु इसमें सहवास करते हैं। उदाहरण साहिवाल और साहिवाल एक ही नस्ल है, नस्ल तो एक ही होगी किंतु 6 पीढ़ी के बाद की होनी चाहिए। एक नर या मादा दोनों में से कोई भी एक उत्पादक नस्ल लेते हैं और दूसरी अनुत्पादक नस्ल लेते हैं या गिरी हुई नस्ल लेते हैं। जब संतान प्राप्त होगी तो दोनों के गुण आएंगे 50-50%। इस तरह से गिरी हुई नस्ल सुधरेगी या अनुत्पादक पशु धीरे धीरे उत्पादक पशु बनेंगे। इसलिए गिरी हुई नस्ल सुधारने की सर्वोत्तम विधि देखी जाए तो भिन्न संकरण। अनुत्पादक पशु से उत्पादक पशु बनाने की सर्वोत्तम विधि देखी जाए तो भिन्न संकरण। औसत झुंड से कमजोर पशु हेतु अच्छी विधि भिन्न संकरण। संकरण या क्रॉस ब्रीडिंग, इस विधि में भिन्न संकरण का बिल्कुल उल्टा अलग अलग नस्ल के पशु सहवास करते हैं। जब अलग अलग नस्ल के पशु सहवास करेंगे तो और अलग नस्ल उत्पन्न होगी जिसमें दोनों के गुण आएंगे। दोनों के गुण आएंगे अर्थात विभिन्नताएं बढ़ेगी। उदाहरण नर करण स्विस में नर एचएफ है और मादा थारपाकर, इन दोनों से मिलकर बनी है करण स्विस नस्ल, गाय की नस्ल है। करण स्विस ये भी एक गाय की नस्ल है जो ब्राउन स्विस नर और साहिवाल मादा से मिलकर बनी है। लाभ में देखा जाए तो नई नस्ल उत्पन्न की जा सकती है क्योंकि दोनों नस्ल अलग अलग है और दोनों के गुण आने वाले हैं उत्पन्न नस्ल में। तो नई नस्ल उत्पन्न करने की सर्वोत्तम विधि संकरण। और जो नस्ल उत्पन्न होगी वो शारीरिक क्षमता, उत्पादन क्षमता, इन सब गुणों में श्रेष्ठ होगी, सर्वश्रेष्ठ होगी। इसलिए उसे बेचकर बाजार में लाभ कमाया जा सकता है, आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है।
इसलिए आर्थिक रूप से अच्छी विधि है संकरण। दोनों के नस्ल के गुण आएंगे, इसलिए विभिन्नता बढ़ेगी। समानता बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता, इसलिए विभिन्नता बढ़ती है। क्रमोन्नति या ग्रेडिंग अप, अब इसे ग्रेडिंग अप जो कहते हैं हम समझते हैं। तो 100% शुद्ध नर लिया जाता है और ये जो नर है शुद्ध नर, ये आगे 7 पीढ़ी तक काम आने वाला है। इसे पहले अशुद्ध नस्ल की मादा से मिलाया जाता है और पहली पीढ़ी प्राप्त करते हैं। और जब यह पहली पीढ़ी प्राप्त होती है तो 50% गुण शुद्ध नर के होते हैं और 50% गुण अशुद्ध मादा के होते हैं। मैंने बोला कि जो 100% शुद्ध नर है उसे 7 पीढ़ी तक पकड़ के रखना है। फिर से शुद्ध नर आता है पहली पीढ़ी का, और जो संतान प्राप्त हुई है फिर ये दोनों संभोग करते हैं और दूसरी पीढ़ी प्राप्त होती है। अब दूसरी पीढ़ी में 75% शुद्धता बढ़ के हो जाती है। ऐसा करके ये जो शुद्ध नर है ये 7 पीढ़ी तक ऐसे ही मिलाया जाता है और धीरे धीरे शुद्धता 7वीं पीढ़ी में हो जाती है 99.22%। अब इसकी हानि यह है कि 7 पीढ़ी का समय लगता है, तो समय अधिक लगता है, हमें धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरा यह है कि जो शुद्ध नर है वो हमेशा प्रभावित दिखाई दे 7 पीढ़ी तक, ऐसा जरूरी नहीं कि संभव हो। यह अनिश्चितता का खेल है। अब देखते हैं कि अलग अलग पीढ़ी में शुद्धता अलग अलग होती है, इसलिए एक सूत्र बनाया गया 100 - 100/2n। n की जगह 1 रख दो तो पहली पीढ़ी की शुद्धता, 2 रख दो तो दूसरी पीढ़ी की शुद्धता, 3 रख दो तो तीसरी पीढ़ी की, ऐसे 7 पीढ़ी तक हम शुद्धता ज्ञात कर सकते हैं। प्रसंकरण या हाइब्रिडाइजेशन, इसमें अलग अलग प्रजाति का उपयोग होता है। अब अलग अलग प्रजाति का उपयोग होगा तो दोनों के में गुणसूत्र की मात्रा अलग अलग है अलग अलग प्रजातियों में, और एक नई प्रजाति उत्पन्न होती है। जैसे खच्चर गधा और घोड़ी से मिलकर बना है, हिन्नी घोड़ा और गधी से मिलकर बनी है। ऐसे ही हम देखते हैं कि इनमें एक जो प्रजाति उत्पन्न होती है इनमें एक खामी होती है और एक खूबी होती है। खामी ये होती है कि नपुंसक होते हैं, प्रजनन योग्य नहीं होते, और खूबी ये होती है कि ये बोझा ढोने के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। एक संकरण का महत्वपूर्ण प्रकार आता है पीत संकरण या बैक क्रॉसिंग। उत्पन्न संतान का पुनः माता पिता से सहवास। ए कोई माता है और बी कोई पिता है। उत्पन्न संतान हुई सी। अब इस सी का फिर अपनी माता से सहवास कराएंगे तो कोई अन्य संतान डी पैदा हुई। इसे ही कहा जाता है पीत संकरण, कि उत्पन्न संतान का पुनः माता पिता से सहवास। संभोग की क्रिया को किस पशु में क्या कहा जाता है? गाय में सर्विंग कहा जाता है। भैंस की भी बात की जाए तो भैंस में भी सर्विंग कहा जाता है। बकरी में भी सर्विंग कहा जाता है। भेड़ में टपिंग कहा जाता है। सुअर में कपलिंग कहा